students, welcome to SRB Academy. Today I, Aparna Verma, going to discuss with you subject SST. This is our chapter 8th, and chapter 8th we are taking from the civics. This chapter is based on Indian heritage and culture. So in this chapter, today I am going to discuss with you some topics, and that topics are architecture, literature, languages, paintings, music, and dances, and even one more topic, UNESCO World Heritage Site in India. These all the points and these all the topics we are going to discuss here in this chapter today. So let's start the chapter. Chapter 8, Indian Heritage and Culture, यानी हमारी भारत की जो धरोहर है और हमारी संस्कृति है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आर्किटेक्चर. ठीक है ना, आर्किटेक्चर से स्टार्ट करते हैं हम. किस तरीके की बिल्डिंग्स, उनका आर्किटेक्चर क्या है, किस तरीके से बनाई गई हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. ड्यूरिंग हड़प्पा टाइम्स, हड़प्पा मीन्स बहुत इन एंशिएंट टाइम, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, दो टाइप्स की संस्कृति चलती थी, हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग हड़प्पा टाइम्स, हड़प्पा के समय में, एंशिएंट पीरियड, बेक्ड ब्रिक्स वर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस. पके हुए ईंटों का, लाल ईंटों का, पकी हुई ईंटों का सहारा लेकर के घर बनाए जाते थे. लेटर बुद्धिस्ट एंड टेम्पल्स आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस फाइन स्कल्पचर्स टू द बिल्डिंग. उसके बाद क्या हुआ, मतलब जो स्कल्पचर जो यूज़ करने लगे वो और डिफरेंट तरीके से बुद्धिज़्म और बुद्धिज़्म टाइम में और टेम्पल बनाने के समय में जो स्कल्पचर्स यूज़ करने लगे, यानी जिस तरीके से बनाया जाता है वो और थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. दे ऑल्सो यूज्ड स्पेस लाइक केव्स, फिर गुफाएं भी बनाई जाती थी, एंड मटेरियल सच एज लार्ज रॉक्स फॉर कंस्ट्रक्शन. और गुफाएं जो बनाने में क्या यूज़ किया जाता था, रॉक्स, चट्टानों का यूज़ किया जाता था. इन द मिडिवल पीरियड, यानी जो मध्यकाल का टाइम था, मध्यकालीन टाइम जिसे कहते हैं, डोम्स और सेमी सर्कुलर रूफ्स, यानी गुंबद के आकार की, यानी सेमी सर्कुलर जो छतें रहती थी ओवर बिल्डिंग्स, बिकम अ ट्रेडमार्क ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. वो एक ट्रेडमार्क था इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, यानी इस्लाम धर्म में जो मोस्टली बिल्डिंग्स बनाई जाती थी वो एक गुम्बद की शेप लेकर के बनाई जाती, और वो उस आर्किटेक्चर का एक ट्रेडमार्क होता था. आर्किटेक्चर इन द मॉडर्न पीरियड कंबाइंड द ओल्डर आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन विद ब्रिटिश इन्फ्लुएंसेस. आजकल के समय में जो क्या हो गया है, जो आर्किटेक्चर बनाया जाता है एक्चुअली वो प्राचीन समय को और थोड़ा सा ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को लेकर के, ब्रिटिश की सभ्यता से लेकर के दोनों को मिक्स करके आजकल आर्किटेक्चर्स बनाए जा रहे हैं. तो हम यहाँ देख सकते हैं ये सांची का स्तूप है इन मध्य प्रदेश. इसके अलावा ये भी एक बिल्डिंग है, हुमायूं टॉम्ब है, ये दिल्ली में. ठीक है, तो इन सब की आप शेप देख रहे हो, ये एंशिएंट टाइप के आर्किटेक्चर हैं. पर मॉडर्न पीरियड में ये आप छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल मुंबई में आप देख रहे हो, जो मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, एक्चुअली ये एंशिएंट टाइम और मॉडर्न टाइम दोनों को लेकर के बनाया गया है. ठीक है, इसका जो आर्किटेक्चर है वो दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर के बनाया गया है. तो आर्किटेक्चर क्या है, वहाँ की बिल्डिंग किस तरीके से बनी है, मतलब किसी भी जगह की प्राचीन समय में किस तरीके से बिल्डिंग बनती थी, मॉडर्न समय में किस तरीके से बिल्डिंग बनती थी, उसका वो आर्किटेक्चर कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लिटरेचर की, अब हम लिटरेचर की बात करते हैं. अब लिटरेसी हेरिटेज कंबाइंस बोथ रिलीजियस एंड नॉलेज. अब हमारी जो लिटरेसी है, मतलब लिटरेचर होता है, साहित्य जो हमारा होता है वो दोनों को लेकर के चलता है. कुछ पुराने से भी प्रभावित है तो कुछ नए से भी प्रभावित है ना. बोथ द रिलीजन नॉन रिलीजियस लिटरेचर. रिलीजियस बुक्स आर अबाउट रिलीजन. ज़्यादातर जो रिलीजियस बुक्स हैं यानी धार्मिक किताबें हैं वो धर्म से संबंधित हैं. वेयर इज स्टोरीज, पोएम्स एंड ड्रामास कॉन्स्टिट्यूट नॉन रिलीजियसली. जबकि अगर हम स्टोरीज, पोएम्स और ड्रामा वगैरह की बात करें तो ये क्या है, ये धर्म से संबंधित नहीं है, ये कई सारे फील्ड से इनको लिया गया है. द वेदास, रामायण, महाभारत एंड द पुराणास आर सम रिलीजियस टेक्स्ट. जबकि वेद, पुराण, रामायण और महाभारत की बात करें तो ये कैसे हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं. लिटरेचर इन इंडिया इवॉल्व इन डिफरेंट लैंग्वेज सच एज. भारत का जो लिटरेचर है वो कई सारे लैंग्वेजेस में लिखा गया है, लाइक संस्कृत, पाली, प्राकृत, द्रविडियन जिसको कहते हैं हिंदी में, पर्शियन, अरबिक, उर्दू, हिंदी एंड सो ऑन. बहुत सारी भाषाओं में हमारी जो भारत का जो हमारा लिटरेचर है वो कई सारी भाषाओं में लिखा गया है. ओके,
लिटरेसी नॉलेज वॉज ऑल्सो पास्ड ऑन इन द फॉर्म ऑफ ओरल ट्रेडिशन। आजकल ओरल ट्रेडिशन में भी इसमें मतलब जो हमारी लिटरेसी है वो ओरल फॉर्म में भी परिवर्तित हो गई है, मीन्स मौखिक रूप में भी हमारी लिटरेसी की नॉलेज बहुत से लोग रखते हैं। इन विच स्टोरीज, फोक्स, टेल्स एंड सॉन्ग्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन थ्रू वर्ड टू माउथ। मतलब हम ओरल से क्या कहना चाहते हैं कि कई सारे लोग हैं या कई सारी जगह फोक सॉन्ग होते हैं या फोक स्टोरीज चलती हैं, कठपुतलियों के जो डांस वगैरह दिखाए जाते हैं, उनके थ्रू हम अपने साहित्य को, अपनी स्टोरीज़ को किसी न किसी तरीके से अपनी न्यू जनरेशन में पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये एक तरीके से ये ओरल हमारी नॉलेज मतलब ओरल ट्रेडिशन भी कहलाएगा। जैसे हमारे जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं या हम कहीं पे भी जाते हैं तो लोग स्टोरीज सुनाते हैं या कठपुतली के नाच के द्वारा हमारी संस्कृति को दिखाना चाहते हैं। राजस्थान जाइए तो वो कठपुतली के सहारे से अपने ट्रेडिशन को बताते हैं। तो एक तरीके से साहित्य को ओरल तरीके से बताना भी मतलब एक ओरल ट्रेडिशन होता है, लिटरेसी नॉलेज होती है, ठीक है, वो जो आजकल के समय में चल रही है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ म्यूज़िक। अब हम बात करते हैं म्यूज़िक की। तो हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूज़िक आर द मेन फॉर्म ऑफ द क्लासिकल म्यूज़िक इन इंडिया। भारत में हिंदुस्तानी और कर्नाटक म्यूज़िक जो है, कर्नाटिक म्यूज़िक, ये मेन फॉर्म है क्लासिकल म्यूज़िक के। इंस्ट्रूमेंट सच एज तबला, सितार, फ्लूट, सरोद आर यूज वाइल प्लेइंग क्लासिकल म्यूज़िक। और जो इंस्ट्रूमेंट जनरली यूज़ किए जाते हैं क्लासिकल म्यूज़िक के लिए वो तबला, सितार हुआ, तानपुरा हुआ, ढोलक हुआ, सरोद हुआ, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ हमारी क्लासिकल म्यूज़िक के लिए किया जाता है। इंडिया ऑल्सो हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ रीजनल म्यूज़िक दैट इंक्लूड्स ट्राइबल एंड फोक म्यूज़िक। यस, भारत में क्या है, ट्रेडिशनल म्यूज़िक का भी अपने क्षेत्र का मतलब रीजनल म्यूज़िक का मतलब किसी राज्य का या किसी प्रदेश का पर्टिकुलर म्यूज़िक, वहाँ का पर्टिकुलर फोक म्यूज़िक इज़ प्लेड वाइल सेलिब्रेटेड द हार्वेस्ट और मेजर इवेंट्स इन लाइफ सच एज बर्थ एंड मैरिज। और जनरली हर राज्य में उनके किसी बड़े इवेंट होने पर या फसल पकने पर या किसी अच्छे इवेंट पर वो जनरली बर्थ पर या मैरिज टाइम पे, और हर एक प्रदेश में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश हो चाहे केरला हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हर प्रदेश का अपना एक म्यूज़िक होता है। और जब उनके यहाँ कोई फेस्टिवल्स होते हैं, बर्थडे होती है, शादी होती है, तो हमने मम्मी वगैरह को, ओल्ड एंशियंट अपनी दादी वगैरह को अच्छे गाना, फोक सॉन्ग्स वगैरह सुनाते हुए देखा है, जो कि हमारे लिए न्यू होते हैं पर ये एक्चुअली हमारा कल्चर होता है। सम फॉर्म्स ऑफ रीजनल म्यूज़िक्स आर लोटिया ऑफ राजस्थान। जैसे राजस्थान का जो कल्चरल रीजनल म्यूज़िक होता है वो लोटिया होता है, लोटिया ऑफ राजस्थान। रशिया गीत ऑफ उत्तर प्रदेश में रशिया गीत चलता है। मांडू ऑफ गोवा में मांडू चलता है। एंड अमान नवरी ऑफ तमिलनाडु, और अमान नवरी करके तमिलनाडु में, ये यहाँ के रीजनल म्यूज़िक हैं जो जनरली वहाँ पर लोग गाते हैं। और जो एंशिएंट टाइम के पीपल होते हैं, दादी वगैरह हैं, नानी वगैरह हैं, जो प्राचीन लोग हैं, जो वास्तव में उस जगह के, उस रीजन के स्पेशल म्यूज़िक को जानते हैं, वो स्पेशल टाइम में, मैरिज में, बर्थ टाइम में या किसी स्पेशल फंक्शन में वो गाते हैं और सुनाते हैं। तो हर एक रीजन का अपना एक डिफरेंट म्यूज़िक होता है। लेट्स टॉक हियर अबाउट द डांसेस। Classical dance of the India follow the law of dance laid down in an ancient book called the नाट्य शास्त्र। प्राचीन समय से ही क्लासिकल डांस के लिए एक लॉ बनाया गया है और उस बुक को हम क्या कहते हैं, नाट्य शास्त्र कहते हैं, जिसमें क्लासिकल डांस के सारे नियम लिखे रहते हैं। ठीक है, द 7 मेजर क्लासिकल डांस स्टाइल ऑफ इंडिया आर। भारत के जो मेजर क्लासिकल डांस स्टाइल हैं 7 हैं, वो कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम फॉर्म फ्रॉम तमिलनाडु एंड कर्नाटका, कथकली अ क्लासिकल डांस ड्रामा फ्रॉम केरला, मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर, कथक फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है, ओडिसी फ्रॉम उड़ीसा एंड कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड सतारिया फ्रॉम असम। ये हमारी 7 स्पेशल क्लासिकल डांस हैं जो हर एक स्टेट से अलग अलग आते हैं और ये हमारे मेन क्लासिकल डांस फॉर्म कहलाते हैं। अदर देन दीज वी हैव मैनी फोक डांसेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट फोक डांसेस भी हमारे देश में देखने को मिलते हैं। Folk dances usually celebrate happenings in daily life, the turn of the season and harvest. Some of them
और गिद्दा भंगड़ा फ्रॉम पंजाब, गरबा एंड डांडिया फ्रॉम गुजरात एंड घूमर एंड नौटंकी फ्रॉम राजस्थान। अगर हम फोक डांस की बात करते हैं तो ये जनरली जब कोई स्पेशल ओकेज़न होता है या प्लेजेंट फेस्टिव सीज़न आता है या हार्वेस्ट फसल कटने का टाइम आता है तो गिद्दा भांगड़ा ये हम पंजाब में देख सकते हैं, गरबा डांडिया हम गुजरात में देख सकते हैं, घूमर और नौटंकी डांस राजस्थान से, और इसी तरह कई सारे डांस हैं जो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरीके के डांस फॉर्म किए जाते हैं, जो कि अपनी खुशियाँ, अपने प्लेजर को, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी जॉय को दिखाने के लिए लोग अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से करते हैं। पर जो मेन क्लासिकल डांसेस होते हैं वो 7 हैं हमारे, 7 क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम, कथकली, ठीक है, मणिपुरी वाला डांस जो होता है, इसके अलावा कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी एंड सतारिया। दीज आर द मेन 7 क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ अवर कंट्री। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक हियर अबाउट द लैंग्वेजेस। लैंग्वेज की बात करते हैं हम तो देयर आर न्यूमरस लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स स्पोकन थ्रू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, यानी कहते हैं जिसको कोस कोस पे पानी बदलना और कोस कोस पे भाषा का बदलना, कोश कोश पे मीन्स तरह तरह की लैंग्वेजेस। और डायलेक्ट्स का मतलब होता है उपभाषाएं, यानी भाषाएं, मेन भाषाएं और उपभाषाएं जगह जगह अलग अलग बोली जाती हैं। अ डायलेक्ट इज़ द वे ऑफ स्पीकिंग अ लैंग्वेज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। डायलेक्ट मतलब उपभाषा का मतलब कि जैसे केरला में अगर हम कह दें कि नहीं वहाँ चलो एक स्पेशल उनकी भाषा है, उड़ीसा में जैसे जो उनकी मेन भाषा है वो बोली जाती है, केरला में अगर हम कहते हैं तेलुगु बोली जा रही है, तो ये तो उनकी मेन भाषा होगी। पर इसके अलावा भी जो उपभाषा मीन्स हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, लाइक इन कोलकाता बांग्ला इज़ द मेन लैंग्वेज फ्रॉम इज़ देयर, बट हिंदी इंग्लिश भी वहाँ बोली जाती है, तो ये वहाँ की उपभाषाएं हैं। यानी किसी भी स्टेट में उपभाषाएं भी होती हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश तो मेन भाषा है जो हर एक स्टेट में चलती ही है। Each state in India has a different language and within the state various dialects are spoken। ठीक है ना, हर एक स्टेट की अपनी एक स्पेशल भाषा तो होती है, पर डायलेक्ट मीन्स कई तरह की वो भाषाएं भी बोली जाती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज 22 शेड्यूल लैंग्वेज। भारत के संविधान में 12 भाषाओं को बताया जाता है। सम ऑफ दीज आर असामीज, बंगाली। उनमें से जो कुछ प्रमुख भाषाएं हैं वो हैं असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी एंड मलयालम एंड मणिपुरी। ये कुछ मेन भाषाएं हैं जो कि भारत के संविधान में मेंशन की गई हैं। वैसे 22 भाषाओं को जगह दी है संविधान में, पर उनमें से ये कुछ मेन भाषाएं हैं लाइक असामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी एंड मलयालम एंड मणिपुरी। ये कुछ प्रमुख भाषाएं हैं। ठीक है, नाउ वी विल हियर टॉक अबाउट द पेंटिंग्स। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो केव ड्वेलर्स का मतलब होता है गुफाओं में रहने वाले लोग। इन इंडिया पेंटेड ऑन केव्स वॉल्स टू एक्सप्रेस देमसेल्स। अपनी फीलिंग्स को, अपनी खुद को जाहिर करने के लिए वो गुफाओं पे तरह तरीके के अपनी फीलिंग्स को, अपने हैप्पीनेस को, अपने जॉय को, अपने सौरों को बताने के लिए वो गुफाओं पे तरह तरह की पेंटिंग्स बनाते थे। ड्यूरिंग द मिडिवल यानी मध्यकालीन भारत के समय फाइन मिनिएचर पेंटिंग्स वर पेंटेड। बहुत अच्छी छोटी छोटी लघु जिसे कहते हैं, मिनिएचर मीन्स लघु पेंटिंग्स, छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाया करते थे गुफाओं पर। दीज पेंटिंग्स आर मच स्मॉलर देन नॉर्मल पेंटिंग्स। ये अन्य पेंटिंग्स बहुत छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं बट आर हाईली डिटेल्ड। पर इनकी जो व्यक्ति होती है, मतलब जो ये जो कहना चाहते हैं उस पेंटिंग के ज़रिए वो बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त करते हैं। इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री मैनी अदर पेंटिंग स्टाइल डेवलप। आज के समय में बहुत सारी पेंटिंग्स की स्टाइल डेवलप हो गई हैं। सम ऑफ द वेल नोन पेंटर्स ऑफ द पीरियड ऑफ आर, और आज के समय के बहुत अच्छे पेंटर्स भी हैं जो कि कौन कौन है, राजा रवि वर्मा और अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर एंड अमृता शेरगिल। तो आज के समय के कुछ मॉडर्न पेंटर्स भी हैं जो बहुत फेमस हैं। वो कौन से हैं, राजा रवि वर्मा और अवनींद्रनाथ टैगोर एंड अमृता शेरगिल। These are the most popular and famous painters nowadays. But in ancient times, they just do a very small paintings on the cave walls. But they just express the everything about them. उनकी सारी भावनाओं को व्यक्त करने वाली पेंटिंग्स वो बनाया करते थे। अब next topic and that is UNESCO World Heritage Site in India. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO का full form है, adopted an international treaty called the Convention Concerning the
protection of the world cultural and natural heritage in 1972. It seeks to identify, protect and preserve cultural and natural heritage around the world that is considered to have an outstanding value to humanity. India has 38 UNESCO World Heritage Sites on August 2019, on which 30 are cultural and 7 are natural and 1 is both a cultural and natural site. ठीक है, that is some national park name is here, it is not to be clear. सो मीन्स यहाँ हम क्या कहना चाहते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया. एक्चुअली जो यूनेस्को है वो क्या करती है, वो हर एक वर्ल्ड में जितनी भी अच्छे अच्छे हेरिटेज होते हैं उनको अडॉप्ट कर लेती है. मींस अडॉप्ट इन द सेंस उसकी देखरेख की रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ल्ड लेवल पर यूनेस्को की हो जाती है. वो उनको हर तरीके से केयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उनकी देखरेख, चाहे वो हमारे मतलब हमारी चाहे वो ज़ू वगैरह हों और या हमारी कोई भी आर्किटेक्चर्स डिपेंड बिल्डिंग्स हों, कुछ भी हों, उन सब की जो देखरेख आ जाती है वो यूनेस्को के अंडर में आ जाती है. तो हमारे भारत में भी इतनी सारी प्लेसेस हैं, इतनी सारी हेरिटेज हैं, हमारी जो धरोहर है उनमें से 38 ऐसी हेरिटेज हैं जो कि यूनेस्को के अंडर में आती हैं. यूनेस्को ने अपने प्रोटेक्शन में उनको ले रखा है, उनका रख रखाव, उनका देख रेख सब कुछ यूनेस्को द्वारा किया जाता है. तो ये हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहलाती हैं इंडिया की. तो ये जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, एक्चुअली ये 38 साइट्स हैं जो कि 2019 में शामिल हो गई हैं. तो इन 2019 अगस्त तक हमारे अभी तक 38 मतलब हेरिटेज को शामिल किया गया है वर्ल्ड लेवल पर. तो इनमें से जो 30 हैं वो हमारी कल्चरल पे डिपेंड करती है, सांस्कृतिक है. 7 नेचुरल इसका मतलब होता है जो हमारे वन वगैरह होते हैं, ज़ू वगैरह होते हैं, ये नेचुरल होती हैं. और एक जो हमारी साइट है वो कल्चरल नेचुरल दोनों को प्रेजेंट करती है, जो कि हमारी ये नेशनल पार्क है. तो इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया का मतलब ये होता है कि विश्व के द्वारा यानी विश्व स्तर पर, यानी यूनेस्को क्या है, हमारा वर्ल्ड लेवल का एक साइट है. तो वर्ल्ड लेवल की जो यूनेस्को साइट है उसके द्वारा हमारे भारत की धरोहर को, हमारे हेरिटेज को अडॉप्ट करना, उसकी सुरक्षा, उसके रख रखाव के लिए. तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया कि क्या क्या है हमारे यहाँ, तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स क्लियरली. नेशनल पार्क हैं, ये जो हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है ये है, इसके अलावा रेड फोर्ट इन आगरा, और जो हमारा फोर्ट है जो चित्तौड़गढ़ में वो है, और अजमेर का फोर्ट है जयपुर में. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं, ताजमहल है और अजंता एलोरा की गुफाएं हैं. ये सारी चीज़ें हमारी वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल की गई हैं. सो इन दिस चैप्टर किड्स आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूज़िक, डांस, लैंग्वेजेस, पेंटिंग्स एंड द UNESCO World Heritage Site in India. So please read this chapter carefully, kids, and if you have any doubt then you can ask me. So for the today, thank you and have a nice day, kids.